आपके बीच में आ रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जो भाई यहाँ खड़े हैं ये भी अपना स्थान ग्रहण कर ले, बैठ जाए। कुर्सियाँ अभी आपके लिए है, खड़े कोई ना रहे। हमारे बीच में सिराड़ा से भी नए सरपंच रमेश चौहान जी भी आपके भाई श्याम से भाई लिखते हुए, भाई देवेंद्र हुडा को लेते हुए मालाओं द्वारा स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच में लाला सिंह रेंजर जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के हो गया थोड़ी देर बाद फोटो बाद में ले लिए से विनती है कि आप जो है दीपेंद्र जी कहीं जा नहीं रहे हैं, शांति से अपनी कुर्सियों में बैठो। सारी अफरा तफरी कर रहे हो, सारा सिस्टम है। विनती है कि आप कुर्सियों में बैठो, सभी कुर्सियों में बैठो, कोई भी आदमी सामने वाली होना चाहिए। मीटिंग के बाद जो जिला है जिसको सैलरी खिंचवानी है मीटिंग के बाद खिंचवा देंगे। अभी आप सब बैठे और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे 4 वक्ता बोलेंगे। डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर रमेश जी को आए अपनी बात करें। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की युवा सांसद हमारे बीच में अहिरवाद की शान राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। मैं इसके मंच के माध्यम से केवड़ी जिले की ओर से भाई चरणजीव राव यादव जी हमारे बीच में रहते हैं, समय समय पर निर्धारित नहीं होते। आपने कोसली बेटी मीटिंग शाम शहर में डॉक्टर साहब रोहतास जी, चलो भाई साहब फोटो कराओ। भाई दिनेश यादव, वीरेंद्र सरपंच रामोदास साहबनी, भारत कप्तान साहब को पकड़ी। अब उसके पगड़ी पहनाएंगे रामोदास साहबनी जी। बीच में खड़ा हो जाओ। गदा द्वारा दुश्मनों को गदा से टेकने का काम किया जा रहा है। सतीश बुढ़ानी जाट समाज की तरफ से, जाट धर्मशाला कमेटी की तरफ से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का पगड़ी द्वारा सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करेंगे। हरियाणा के सबसे वरिष्ठ राजनीतिकों में से एक है, जो हमारे
इस इलाके की संघर्ष के प्रतीक है, जिन्होंने इस इलाके के विकास के लिए, इस इलाके को आगे लेके जाने के लिए, जिन्होंने निरंतर अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया है। और अभी हमारी कांग्रेस पार्टी के पूरे राष्ट्र के ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन है, ये छोटी बात नहीं होती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मात्र चंद महकमे होते हैं और उन चंद महकमों में से एक ओबीसी डिपार्टमेंट है और उसका राष्ट्रीय चेयरमैन होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे आपके लिए, इस इलाके के लिए, पूरे हरियाणा के लिए। और मैं ये भी कह रहा था कैप्टन साहब को कि जितने, क्योंकि इस पदयात्रा में देखो भी पहुंचने का मौका मिला, कई जगह मैंने भी देखा, लेकिन जितने भी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महकमे हैं, अगर एक महकमा और सबसे ज्यादा मेहनत करते हुए मैंने किसी को देखा तो कैप्टन साहब को मैंने जो है मैं कह सकता हूँ कि उम्र में हमसे बड़े दूर हैं भाई, मेरी चिरंजीव की, हमारी कृष्णा साहब और कैप्टन साहब की एज ब्रैकेट है, लेकिन मेरे ख्याल सेहत में और मेहनत में वो जो है हमारी ब्रैकेट में आते हैं। क्योंकि आप सबको हम जानते होंगे, लेकिन कम से कम जो है 20-30%, 40% जो है कि आप सबके नाम हमारे दिल पे भी लिखे हुए हैं कि परिवार, कांग्रेस का परिवार, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का कांग्रेस का परिवार, आप सब परिवार के सदस्य हैं। ये जो लिख के आ गए तो इसमें कोई नाम रह जाता तो नहीं कहते लिख के जाता पड़ा नहीं, बाकी देखो जब मिल रहे हैं तो नाम से ही मिल रहे हैं, तो सुंदर बिल्कुल ऐसे नाराज हो रहा है किसका नाम लिख लिया, देख रहा था तो गाना उसका आता है इसका। तो सभी पिता के बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, सारी बात आपके बीच में आ गई है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मीटिंग आज प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी को हमको आना था, 3:30 बजे का समय था पहुंचने का, लेकिन जो दिल्ली के अंदर एक भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारी की बैठक हो गई सुबह, जिसमें ये बात चर्चा हुई है, वो मैं आपकी भी जानकारी करूंगा कि शायद राहुल जी 31 तारीख को जो सुबह 6 बजे आ रहे थे, शायद हो सकता है कि अभी फाइनली रात को फाइनल होगा, वो 20 की शाम को 6 बजे वो पहुंच जाएंगे। यहाँ से जब वो पहुंचेंगे तो आपको पता है देश की तिरंगा, देश की शान, तिरंगा झंडा राहुल जी के उपस्थिति में गोविंद डोटासरा जी और अशोक गहलोत जी के हाथ से, चौधरी के हाथ में जब तिरंगा जाएगा तो हरियाणा की कितनी उसमें हाजिरी होगी, ये सब हमें समझता हूँ हरियाणा का एक नजारा। तो 6 बजे अगर होगा सुबह 6 बजे पहुंचना है और शाम को 6 बजे पहुंचना हो तो उससे दुगना पहुंचना है, क्योंकि शाम को 6 बजे होगा तो आप जाके और वापस भी आ सकते हो। ठीक बात है ना? बिल्कुल वही तो ये हमारी पहले में सबसे पहली पॉइंट उसी पे आऊंगी जो भाई ये हमारी बैठक इसके लिए बनाई गई। 3 महत्वपूर्ण दिन है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो हमारा डिस्कशन हुआ कैप्टन साहब का, हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी का, सबका 3 महत्वपूर्ण दिन है। पहला दिन जिस दिन हम एंट्री करेंगे वो पूरे हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण दिन है, उसको पूरा हरियाणा को पहुंचना है। और क्योंकि वो ऐसे पॉइंट पे पहुंच रहे हैं कि जो आपने लोकसभा क्षेत्र में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी, आप रेवाड़ी लोकसभा क्षेत्र गुड़गांव का हिस्सा आप जानते हैं, तो आपके लोकसभा क्षेत्र में भी और आप बाकी पोस्ट भी पड़ोसी हो गया, तो आपने लोकसभा क्षेत्र के एक पॉइंट पे पहुंचेंगे फिरोजपुर जिला। तो पहला दिन तो उस दिन हमें ज्यादा पहुंचना। दूसरा दिन वो होगा 20 की शाम या 21 की सुबह, वो भी फैसला हम कर लेंगे। दूसरा दिन 23 को सोना में शाम को एक बड़ी मीटिंग होगी, सॉरी 21 नहीं 22 की शाम की राहुल जी चलते हुए फिरोजपुर जिला से चलते हुए नू होते हुए उसे सोना पहुंचाएगी शाम को 22 की शाम 6 बजे। तो 22 की शाम को 6 बजे भी आपको जो है अपना बहुत बड़ी संख्या में वो भी लोग फैसला कर लेंगे कितनी संख्या में। अच्छा 22 मेरे ख्याल दोनों दिन विधायक जी, मेरे ख्याल दोनों दिन हम 1,000 का टारगेट हल्का प्रति हल्का
पूरे गाड़ी से 1,500 आदमी, मगर अगर शाम को तो 20 की शाम और 23 की शाम 1,000 किलोमीटर से यानी 3,000 गाड़ी जैसे। तो ये मेरा प्रस्ताव है, विधायक के प्रस्ताव को आप लीजिए, इतना प्रस्ताव यादव जी आता हूँ, आप बताओ 1,000 तो आपका बीस की रात को एंट्री पॉइंट है, उस एंट्री पॉइंट पे और 22 की शाम को सोना में हमारी और आप जो जिस तरह की कोई जरूरत हो आप बताना, हमें आपने सारे सहयोग करेंगे, आप बताना उस पावर से आपकी चलने का वादा नहीं करता, 25 किलोमीटर चलने का वादा नहीं करता मैं, और जरूर जाऊंगा। ये देखो दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रिक जनसभा, उसके बाद एक बड़ी मीटिंग होगी पानीपत में पूरे हरियाणा जिले, पूरे हरियाणा प्रदेश की, वो 7 जनवरी की होगी। आज के दिन तारीख बैठी 7 जनवरी को पूरे हरियाणा प्रदेश की एक बड़ी मीटिंग, राहुल गांधी जी जो एड्रेस करेंगे, खड़गे साहब भी उसमें आएंगे, उसमें सभी लोग आएंगे, वो होगी अगले साल। तो 2 दिन तो मेहनत करना है इस साल, उसके बाद जब साल बदल जाएगा तो नहीं मेहनत करना, ठीक बात है ना। उसमें पूरा जोर, उसमें भी हल्के वाइज यही टारगेट लेके चलेंगे, उसमें तो हल्के वाइज एक से ज्यादा टारगेट लेके चलेंगे, कोशिश करेंगे जो बड़ी जो हरियाणा प्रदेश की 7 जनवरी की जो पब्लिक मीटिंग रहेगी पानीपत के अंदर पूरे प्रदेश की, उसमें हम थोड़ा टारगेट इसका और बढ़ाएंगे, क्योंकि वो बड़ी पब्लिक मीटिंग ये जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अभी कैप्टन साहब ने की बात आपको बताई, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, मगर ये जोड़ो यात्रा जब कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि इस देश में सबसे ज्यादा इसका रिस्पांस मिलेगा तो हरियाणा के अंदर मिलेगा, क्योंकि अगर आज के दिन सबसे ज्यादा दुखी है कोई, सबसे त्रस्त कोई किसी प्रदेश की जनता है तो वो ये बीजेपी जेजेपी की सरकार से, इस खट्टर सरकार से हरियाणा की हरियाणा प्रदेश को, जो प्रदेश विकास में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में नंबर 1 थे, किसान और गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में देश में नंबर 1 थे, पेंशन देश में सबसे ज्यादा थी, इसीलिए हरियाणा नंबर 1 माना जाता है। आज वो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1, वो प्रदेश महंगाई में नंबर 1। हरियाणा में रूट है, पहले चरण में मेवात फिरोजपुर जिला से लो होते हुए सोना जाएंगे गुड़गांव जिला, मेवात के बाद गुड़गांव जिला सोना के अंदर, और सोना से फरीदाबाद होते हुए बदरपुर बॉर्डर चले जाएंगे। 21, 22, 23 3 दिन हरियाणा में चलेंगे। 24 को सुबह थोड़ा सा हरियाणा कवर करते हुए दिल्ली के अंदर एंट्री हो जाएगी और राजघाट राहुल जी जाएंगे। फिर राजघाट दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए दूसरे चरण में पानीपत में राहुल गांधी जी 6 जनवरी की शाम को पानीपत की बाउंड्री पर आएंगे और 7 को हमारी बड़ी सभा रहेगी पूरे हरियाणा की। हर प्रदेश में इनका फॉर्मेट जो है हमारे भारत में जाएगा, हर प्रदेश में एक प्रदेश स्तरीय सभा रहती है जो हरियाणा में पानीपत में की जाएगी आयोजित। उसके बाद उस सभा के बाद वो पानीपत, करनाल कुरुक्षेत्र होते हुए अम्बाला के रास्ते और पंजाब में एंटर कर जाएंगे। 7 दिन आगे हरियाणा में हो रहेंगे, तो 7 + 3 लगभग 10 दिन, जिसमें 1 दिन उसकी हॉलीडे रहेगी। हॉलीडे मतलब हफ्ते में 6 दिन चलने के बाद 1 दिन विश्राम करते हैं। 25 किलोमीटर हर रोज आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोई आसान काम नहीं है। तो ये सर कांग्रेस को ये यात्रा कितनी जोड़ पाई है? भारत जोड़ की बात करते हैं तो कांग्रेस को कितना जोड़ पाई है? देखिए, आज के दिन ये एक ऐसी यात्रा है, आज बीजेपी वालों को इस यात्रा के बारे में कुछ नहीं मिलता कहने को,
कोई नकारात्मक बात ना कह पा रहे, ना इस यात्रा के बारे में, और ना जो हम संकल्प हर प्रदेश में इस यात्रा को लेकर, इसकी भावना को लेकर प्रदेश की कांग्रेस अपने अपने संकल्प ले रही है, हमारे भी संकल्प ले रहे हैं। आप बीजेपी वाले ये तो कुछ कह नहीं सकते कि आपस में लोग धर्म जाति भाषा के लोग ना जुड़े, ना वो ये कह सकते हैं कि भाई हम देश में सबसे ज़्यादा पेंशन देना आते हैं हरियाणा में, या कोई 100 गज के प्लॉट भी है वो गरीबों को ना मिले, टीवी कवरेज रोक सकते हैं। हाँ, टीवी कवरेज और वो इस तरह की बात उनको और कुछ नहीं मिलती। तो हरियाणा में सर क्या संकल्प लिए गए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हरियाणा में कुछ संकल्प लिए जाएंगे, तो क्या संकल्प लिए? हरियाणा में तो देखो, हमने कांग्रेस पार्टी ने कई बातें जो अपने विकास कार्य हैं उन्हीं को कांग्रेस पार्टी आधार मानते हुए, गरीबों के 100 गज के प्लॉट है, मकान इंदिरा आवास योजना बनने पर इस बार उसको और बड़े स्तर पर लागू करने का हमारा संकल्प है। गरीब को आर्थिक विकास से जोड़ें। राहुल गांधी जी की यात्रा में जो 3-4 संकल्प है एसएससी की तरफ से हमारे पास है, गरीब को आर्थिक विकास से वो बहुत महत्वपूर्ण हमारी विचारधारा का हिस्सा है। बेरोजगार को रोजगार से जोड़ो, 2 लाख पद हमारे खाली पड़े। एम्प्लॉई को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, ये हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में करके दिखाया। हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, फ्री बिजली 300 यूनिट, ये हमने हिमाचल सरकार में सरकार बनते ही हमने करके दिखाया है। बड़े बुजुर्गों को 6,000 देश में सर्वाधिक पेंशन से जोड़ो, जो हमारा पुराना ओल्ड पेंशन, और एम्प्लॉइज़ को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, ये भी हमारा एक संकल्प है। और नफरत को प्यार से जोड़ो, ये हमारे संकल्प हैं। तो ना तो बीजेपी इन संकल्पों के बारे में कुछ कह पा रही है, ना वो कोई अपनी जो प्रदेश की उनकी सरकार विफल होगी है। आज ये स्थिति है कि हरियाणा में पंचायत चुनाव में बीजेपी के सिंबल पर खड़े होने वाले सारे उम्मीदवार लगभग हार गए। आदमपुर के अंदर सारी बीजेपी ने जोर लगाया, चौटाला परिवार सारा एक तरफ था, भजनलाल परिवार सारा एक तरफ था, उसके बावजूद मात्र कुछ चंद हज़ार वोटों से जीते। कांग्रेस पार्टी के वहाँ पे 42% वोट आए, जो एक बहुत बड़ा हम अपने आप उपलब्धि मानते हैं। हर वर्ग की हमें वोट मिली, हर उदाहरण के तौर पे SC पे हम जीते सरकार होने के बावजूद। तो ये खतरे की घंटी बीजेपी के लिए है। बीजेपी तो आत्ममंथन चल रहा है, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, ये चलेंगे या बदलेंगे, ये तो आप बीजेपी इसका जवाब ही नहीं दे पा रही। हम भी बीजेपी से सवाल पूछते हैं कि बीजेपी पहले ये बताए कि वे बीजेपी में यही मुख्यमंत्री रहेंगे या बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, बीजेपी के किसी आदमी ने नहीं कहा। कुलदीप बिश्नोई जी का कैप्टन साहब, देखिए ऐसा है, हमारे जो सांसद है जितेंद्र जी जो खड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनका स्वागत करता हूँ रेवाड़ी में। देखिए राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें सब कांग्रेस जन, जैसे कि इनका प्रश्न था कि कांग्रेस को जोड़ने की बात है, सब मिलकर करते हैं। और जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ OBC विभाग का, राहुल गांधी जी ने तेलंगाना में एक बात जो है वो डिक्लेयर कर दी है कि कास्ट सेंसस हमारे एजेंडे पे। इसमें जो महत्वपूर्ण जो बात है, कास्ट सेंसस को जब सरकार बनेगी कास्ट सेंसस भी कराएंगे, जो 2011 की थी कास्ट सेंसस उसको जाकर कराएंगे। तो दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो नफरत की दीवार थी, ये यात्रा उस नफरत की दीवार को तोड़। आज बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बच्चे हों, सब मिलजुल कर उनके साथ चल रहे हैं, हजारों की तादाद में। मैं तो 6 स्टेटों में गया हूँ। और देखो उनकी जो लड़ाई है वो आम आदमी की लड़ाई है। महंगाई है, बेरोजगारी है, संवैधानिक संस्थाएं, उनको बचाने की बात है, GST की बात वो करते हैं। तो वो अग्निपथ जो योजना है उसके बारे में विशेष रूप से उन्होंने बात करी। और मैं जो हिमाचल के अंदर अग्निपथ एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो ओल्ड एज पेंशन थी, वो बड़ा एक जो पेंशन पुराने पेंशन को लागू करना। तो राहुल गांधी जी की जो यात्रा है उसमें भाईचारा कायम करने की बात है, विकास करने की बात है। और मैं समझता हूँ इस यात्रा से, मैं कहता हूँ कि अगर मोदी जी का कोई विकल्प इस देश में है तो राहुल गांधी जी। अग्निपथ से हमारा भी इलाका, जैसे कैप्टन साहब ने कहा, सर्वाधिक अगर कोई प्रभावित इलाका है तो ये इलाका है। 5,000 रुपये वो होती थी पक्की भर्ती फौज में। अब ये जो ऑल इंडिया का आया है, इसमें मात्र 900 सीट वो आई है, वैकेंसी अग्निवीर हो। तो 900 में भी जो है 4 साल के बाद
मात्र 250 पक्के रहेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हो। और 5000 में से सबसे ज़्यादा, मैं ये कहूँगा अगर सबसे ज़्यादा किसी जिले के होते थे तो जो है शायद रेवाड़ी जिले के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए। छोटा सा गुजरात चुनाव जो हुए, गुजरात में बीजेपी ने पहले से बढ़ के सीटें ली, तो हरियाणा में गुजरात चुनाव के साथ 9 प्रदेशों में चुनाव है, गुजरात को छोड़ के 8 प्रदेशों में। उन 8 प्रदेशों में बीजेपी हारी। दिल्ली में एमसीडी हारी तो हिमाचल के अंदर कांग्रेस से हारी, राजस्थान के उपचुनाव में कांग्रेस जीती तो छत्तीसगढ़ के उपचुनाव में भी कांग्रेस जीती, उत्तर प्रदेश में सपा और आरएलडी गठबंधन जीता तो उड़ीसा के अंदर बीजेडी जीती। अभी 9 स्टेटों में एक साथ चुनाव हुए, 9 प्रदेशों में। 9 प्रदेशों में से 8 प्रदेशों में लोगों ने बीजेपी को हराने का काम किया, जिसमें जहां कांग्रेस थी वहां कांग्रेस जीती, जहां कांग्रेस नहीं थी या कमजोर थी जैसे दिल्ली की एमसीडी या उत्तर प्रदेश, वहां रीजनल पार्टीज को जिताने का काम किया। इसीलिए गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री जी वहाँ से आते हैं, उनका प्रधानमंत्री जी का कुछ अपना प्रभाव क्षेत्र गुजरात है, कई कारण रहे हो सकता है, लेकिन हम उन 8 प्रदेशों की तरफ देखते हैं। और उसके बाद हरियाणा के अंदर जिला परिषद में बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत प्रत्याशियों को सबसे मजबूत जिलों में टिकट दे दी। जैसे हमने गुड़गांव में दी, अम्बाला में दी, पंचकुला में दी, कुरुक्षेत्र में दी, यमुनानगर में दी। इन टिकटों बीजेपी ने अपने टिकट देने का काम किया, मात्र 5% वोट। और उसके बाद ये मंथन चल रहा है हरियाणा में भाजपा में कि भाई मुख्यमंत्री यही रहेंगे, बदलेंगे। बीजेपी हम नहीं कर रही है, आत्ममंथन बीजेपी वाले कर रहे हैं जी। जो चुनाव के नतीजे हरियाणा के, और ऐसे ही आदमपुर का नतीजा है, 3 नतीजे जी, आदमपुर वाला, जिला परिषद वाला जी, और जो अभी ये 8 प्रदेशों के चुनाव आए, 9 प्रदेश इसमें जी, उनके नतीजों के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे जी कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत जो है मजबूती से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, और राहुल जी की यात्रा के बाद उसमें और ज़्यादा हमें जो है जन समर्थन मिलेगा। एक फ्री बिजली जो फॉर्मूला है वो हरियाणा में भी ये सुविधा लोगों को मिलने जा रही है। चुनाव फ्री बिजली आदमपुर में तो इसका मतलब हम 57 गाँव में हम लगभग 50 गाँव में 49 गाँव में, चाहे वो किसी धर्म जाति का गाँव था जिसमें हम जीते हैं। मात्र 7-8 गाँव में कोई कारण थे, उसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन 7-8 गाँव में हर गाँव में जीते, चाहे वो कुम्हार कम्युनिस्ट समाज का गाँव, चाहे वो ब्राह्मण समाज का गाँव, चाहे वो किसी भी बाहुल्य क्षेत्र का गाँव रहा हो, हम सभी गाँव में जीते आदमपुर में। ये बहुत बड़ी एक बात है। अच्छा, क्या कहते हैं? अच्छा, और आपने भाषण पे फ्री बिजली 300 यूनिट की बात की। गुजरात के जो अभी आंकड़े आ रहे हैं जी, 1 घंटे में, आखिरी जो 1 घंटा है, 16 लाख वोट कैसे पोल हो गए जी, एक रहस्य है। इस रहस्य के बारे में भी सरकार को जवाब देना चाहिए। जी, आपने अपने संबोधन में कहा कि 300 यूनिट बिजली लोगों तक पहुंचाएंगे, तो क्या ये फॉर्मूला हरियाणा में लागू होगा? बिल्कुल जी। ये हमने तो ये फतेहाबाद में जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम था जी, उसी समय हमने संकल्प ले लिया था। उस समय तो वही कोई जो है पंजाब के अंदर इलेक्शन भी नहीं हुए थे जी, हमने संकल्प ले लिया था कि हरियाणा में जैसे पिछली बार जब हमारी सरकार में थी कांग्रेस पार्टी की, 1600 करोड़ के बिजली के बिल पूरे देश में सबसे पहले यही माफ़ हुए थे। तो अब आज के दिन रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ले आई है सरकार, ना कोई बिजली का कारखाना लगाया, हमने 4 कारखाने भी लगाए थर्मल प्लांट जी, लोगों को राहत देने के लिए 300 यूनिट बिजली हरियाणा के अंदर हर उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली राहत दी जाएगी, फ्री की 300 यूनिट बिजली दी जाएगी। अब और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसको अपनी नीति बनाते हुए हिमाचल के अंदर इसको कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में और पहली कैबिनेट मीटिंग में उसको लेके आ रहे हैं हिमाचल के। तो निश्चित तौर से ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन आपने देखा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करने का, और ऐसे ही हमने यहाँ हरियाणा में तो हमने फतेहाबाद के अंदर आज से 4 महीने पहले विपक्ष आपके समक्ष में ही हुड्डा साहब ने इस बात की जो है का संकल्प ले लिया था कि सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे जी। और अब हिमाचल में भी हमारी सरकार ने काम किया, और हम कोई ये नहीं कंडीशनल नहीं जी, जैसे ये कंडीशन लगा रहे हैं दिल्ली और पंजाब में ज़्यादातर लोगों को नहीं हो रहा उसका लाभ जी, बिना कंडीशन, इसमें ज़्यादा हम इसमें कंडीशन नहीं, लोगों को राहत देने की जी। एक कुलदीप बिश्नोई जी का आज बयान था कि जो भारत जोड़ो यात्रा है कांग्रेस की, वो कांग्रेसियों को कहा कि हुड्डा जी जो है पुत्र मोह में फंसे हुए हैं, क्या रे? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना, उसमें मैं उनके बारे में मैं ज़्यादा
क्या कहूँ अब एक मेरी बात सुनो, मैं इसका जवाब देता हूँ। वर्किंग कमेटी के मेंबर थे यहाँ, कुलदीप मिश्रा वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, जो सबसे शीर्ष जो आपका है, आज किसके सदस्य हैं? प्रदेश कार्य करने के। उनका मुंह है ये बात कहने का। उनको तो उनने तो जो अपने पिता थे भजनलाल जी की बात नहीं मानी, कांग्रेस छोड़ी। मेन तो अपने पुत्रों ने अपने बेटे को टिकट दिलवाने के लिए गए वो। और जो ईडी और सीबीआई के जो छापे जो उन पे लगे थे, उससे बचने के लिए वहाँ गए। वो उनकी बात पे आज कोई विश्वास नहीं करता। और जो वो बात कहते हैं, उनके साथ कौन है आज बताइए? कौन उनके साथ छोड़ के गया? एक एक्शन पहले बता दीजिए। कोई नहीं गया उनके साथ। तो आज उनके रिश्तेदार नहीं है। और इससे सम्मान का अंदाजा लगा लो। हमारे तो चंडीगढ़ के दफ्तर में भी सभी भजनलाल जी की आज भी तस्वीर है। हमारे AICC के अंदर भी सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की जहाँ पर है वहाँ पे सभी भजनलाल जी का नाम आज भी अंकित है। हमारे हर हिसार के कांग्रेस कार्यालय में, ये तो अभी भाजपा के हिसार के कार्यालय में नहीं, दिल्ली तक तो कहाँ पहुँचेंगे बीजेपी के कार्यालय तक, या चंडीगढ़ तक कहाँ पहुँचेंगे? तो ये तो भजनलाल जी का जो सम्मान था हमारे उनके परिवार का, ये तो खैर ये कप्तान साहब ने कहा, ये तो बीजेपी का नारा था कि काला धन लाएंगे और सबके बाटे 15 लाख आएंगे। अब वो नारा बदल गया। अब ये है कि जिनका काला धन विदेशों में पकड़ा जाएगा उनको बीजेपी में लाएंगे, ज्वाइन कराएंगे, राजस्थान में राज्यसभा में वोट गिरवाएंगे और उपचुनाव लड़वाएंगे और रातों रात उस काले धन को सफेद धन करवाएंगे और देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। देखिए उसमें जो है उस कंट्री ने भी छोड़ा। हाँ चलो सकारात्मक